हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज आदिति और आज मैं आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर को लेकर आई हूँ। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हिस्ट्री एनसीईआरटी 6 की बुक जो थी वो कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7th की बुक से। तो 7th की बुक का जो पहला चैप्टर है वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। नाउ गाइस, क्या था कि हम लोगों ने 6th की बुक में पूरी एंशिएंट कवर करी थी, बट व्हेन वी गो लाइक हम जब 7th की बुक को पढ़ेंगे तो हम लोग मेडिवल पे पहुंच जाएंगे। एज वी ऑल नो कि जो हमारी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज योर एंशिएंट एंड देन मेडिवल एंड आफ्टर दैट मॉडर्न इंडिया। सो जो हमारी 7th की बुक है वो प्रॉपर मेडिवल से डील कर रही है, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। सो योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो गाइज यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये एक मैप है, ठीक है। और ये मैप बनाया गया था एक अरब जियोग्राफर थे अल इदरीसी, उनके द्वारा। तो ये करीब 1154 सीई में बनाया गया था, ठीक है। तो जो अरब जियोग्राफर थे, क्या नाम था उनका, अल इदरीसी, उनके द्वारा ये मैप बनाया गया था। तो ये जो सेक्शन है, द सेक्शन विच इज बीन रिप्रोड्यूस्ड हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे इस मैप में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा एक सेक्शन जो कि रिप्रोड्यूस किया गया है वो एक पर्टिकुलर डिटेल है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में, ठीक है, फ्रॉम द लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब मैप 2 है यहाँ पे, ये देखिए ये मैप 2 है, ये देख रहे हैं आप, ये है मैप 2, ठीक है। ये मैप 2 बनाया गया था 1720 में बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। अब कार्टोग्राफर क्या होता है, कार्टोग्राफर आपका वो इंसान होता है जो कि मैप्स को डिजाइन करता है। तो जो दूसरा मैप आपको यहाँ पे ये देखने को मिला है, ये बनाया गया है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए ये दो मैप्स हैं, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा। सो द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर सेम ऑफ द सेम एरिया। मतलब दोनों मैप्स में क्या है कि एरिया तो बिल्कुल सेम है, बट क्या है कि डिफरेंस बहुत है। अब अल इदरीसी का मैप देखेंगे हम, तो साउथ इंडिया जहां पर है, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और श्रीलंका जहां पर है, वेयर इज द आइलैंड एट द टॉप। सो प्लेस नेम्स आर लाइक मार्क्ड इन द अरेबिक। तो यहाँ पे क्या अरेबिक में जितनी भी आप ये देख रहे हैं ना, जो प्लेसेस मार्क्ड है वो सारी अरेबिक में है, ओके। सो एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज भी देखने को मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कन्नौज को कैसे स्पेल किया गया है, कन्नौज में जैसे यहाँ पे के लग रहा है वहां पे उसे क्यू लगाया है, ठीक है। सो नाउ मैप 2 की बात करेंगे तो मैप 2 करीब बनाया गया था आपको 600 साल पहले, ठीक है, जस्ट आफ्टर योर मैप 1, ड्यूरिंग विच जो टाइम इंफॉर्मेशन है अबाउट द सब कॉन्टिनेंट तब तक बदल गई थी, ठीक है। और ये जो मैप है इट सीम्स मोर फेमिलियर टू अस, क्योंकि जब हम इस मैप को देख रहे हैं तो हम लोगों को जो आजकल हम मैप बनाते हैं वो बिल्कुल फेमिलियर लगता है ना। एंड see, so this map seems more familiar to us and the coastal areas जो है यहाँ पे in particular are surprisingly detailed। यहाँ पे जो coastal areas है उनको डिटेल में करा गया है, ठीक है, डिफाइन। so this map was used by European sailors। अब ये जो मैप था, जो मैप नंबर 2 है, इसको किसके द्वारा यूज किया जाता था, यूरोपियन सेलर्स के द्वारा इसको यूज किया जाता था। और जो मर्चेंट्स होते थे व्हेन दे आर ऑन द वॉयज, तो फिर वो ये मैप यूज करते थे और इन मैप्स के द्वारा ही वो इंडिया तक पहुंच पाते थे, ठीक है। नाउ equally important is the fact that science of cartography differed in 2 periods। अब इससे क्या समझ में आता है कि मैप 1 में देखने को मिलता है कि जो मैप बनाया गया था वो मैप लगभग बहुत ज्यादा डिफरेंट था जो मैप 2 था, जो कि करीब आपकी 1720 में बनाया गया, और जो पहला मैप था वो 1154 में बनाया गया। तो उन दोनों मैप्स में हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है कि नहीं। तो ये क्या है कि एक पीरियड में मतलब चीजें अलग थी, उसके बाद जो डेवलपमेंट होता गया, धीरे धीरे चेंजेस होते गए, उसी प्रकार से मैप बना दूसरा, ठीक है। नाउ व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स वगैरह, ये सब टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं तो उससे उनको क्या होता है, उनको पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। They have to be sensitive to the different historical backgrounds also, so the context in which information about the past was produced। तो इन मैप्स वगैरह, इन सारी चीजों के द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, मैप्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, इन सब से क्या होता है कि हमें जानकारी मिलती है हमारे पास्ट के बारे में, ओके। नाउ बात करेंगे हम न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। तो इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड changes with time,
ठीक है, व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर कॉन्टेक्स्ट है किसी मतलब कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ठीक, वो एक समय के साथ बदल सकती है, तो उसी हिसाब से क्या जो भाषाएं हैं और जो मतलब है वो भी बदलेंगे। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के जो एग्जिस्ट करते हैं, तो इट एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है, व्हिच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द इयर्स। अब क्या हो रहा है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमको देखने को मिले हैं, ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में, यानी कि कई प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, और यही जो लैंग्वेजेस हैं वो धीरे धीरे साल दर साल बदलती गई, ठीक है। अब जो मेडिवल पर्शियन है that is for an example is different from modern Persian। जो मतलब पहले जो मेडिवल टाइम में जो पर्शियन यूज होती थी, वो आज की जो मॉडर्न पर्शियन है उससे डिफरेंस है, ठीक है, बहुत डिफरेंट है। अब पर्शियन क्या होती है, फारसी जो भाषा है, ठीक है, फारसी लैंग्वेज है। व्हेन यू गो टू ईरान यू विल see that people over there will speak Persian, okay, फारसी बोलते हैं वो लोग। तो जो मेडिवल पर्शियन थी वो आज की जो मॉडर्न पर्शियन है उससे काफी ज्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखती है, ठीक है। सो ये जो डिफरेंट है is not just with the regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also change over time। अब क्या है, ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, अब इनमें क्या है, इनमें डिफरेंस ये नहीं है कि मतलब सिर्फ उनकी ग्रामर या वोकैबुलरी बदली है, जो मतलब है उनके जो मीनिंग्स हैं, ठीक है, वर्ड्स के, वो भी समय दर समय बदलते जा रहे हैं। अब जैसे कि देख लीजिए हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान को आज हम इंडिया बोलते हैं, ठीक है, इन द मॉडर्न नेशन स्टेट, ठीक है, इंडिया बोला जाता है। एंड द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th century बाय मिनहाज ए Siraj. He was a chronicler who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab और हरियाणा है और जो लैंड है जो कि आ रहे हैं आपके गंगा और यमुना के बीच में। He used the term in a political sense for lands that were a part of dominions of Delhi Sultan। ठीक है, अब उन्होंने ये पर्टिकुलर मतलब टर्म क्यों यूज किया, ठीक है, मिनहाज सिराज ने, बिकॉज जितने भी एरियाज हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, और जो भी लैंड है जो कि आपका गंगा और यमुना के बीच में आ रहा था, ठीक है, तो ये टर्म उन्होंने पॉलिटिकल सेंस में यूज किया इन ऑर्डर टू शो कि ये जितना भी एरिया है इट इज इन द डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। ठीक है, अब जो एरियाज हैं जैसे कि इंक्लूडेड है इन दिस टर्म, दे वर शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत, ठीक है, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century जो बाबर था, he used हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। अब बाबर ने जो वर्ड था हिंदुस्तान उसको यूज किया गया एज टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, जो फोना है, जो कल्चर है, ठीक है, इनहैबिटेंट्स है सब कॉन्टिनेंट के, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया गया। तो देखिए डिफरेंस है, जो मिनहाज ने यूज किया गया दैट वाज डिफरेंट, एंड जो बाबर ने यूज किया तो दैट वाज आल्सो डिफरेंट। सो एज वी विल सी लेटर इस चैप्टर में कि दिस वाज समवट सिमिलर टू द वे जो 14th century में जो पोएट थे अमीर खुसरो, ही यूज्ड द वर्ड हिंद, ठीक है, while the idea of geographical and cultural entity like India did exist. So the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with it today. तो आज हम जब इंडिया का नाम लेते हैं, ठीक है, तो it carries a political and a national meaning, but earlier ऐसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि जब आपने देखा कि मिनहाज ने किस प्रकार से यूज किया हिंदुस्तान वर्ड का, कि जो दिल्ली का सुल्तान है उसके अंडर में जितने भी एरिया आ रहे थे, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को उसने हाईलाइट करने के लिए ये चीज बोला, तो दैट वाज इन अ टर्म ऑफ अ पॉलिटिकल सेंस, ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू बाबर, तो बाबर ने जो वर्ड था हिंदुस्तान उसको यूज किया गया इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, जो कल्चर है, जो फोना है, उन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। और वहीं अगर हम 14th century की बात करें तो जो हमारे पोएट है अमीर खुसरो, ठीक है, उन्होंने जो वर्ड है हिंद उसको यूज किया गया while the idea of geographical और cultural entity के लिए, ठीक है। So now जो historians थे today have to be historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past। क्योंकि अब देखिए, अब जो historians के जितने भी terms हैं, ठीक है, जो पहले यूज हुए थे, ठीक है, अब अगर हम उन टर्म्स को देखेंगे तो उनका जो मतलब है वो काफी हद तक डिफरेंट है,
ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम फॉरेनर का, ठीक है। अब फॉरेनर जैसे कि हम लोग, हमारे यहाँ कोई देश में आता है, ठीक है, जो इंडियन नहीं है, हम उसको बोलते हैं कि भाई वो फॉरेनर है। बट पिछले समय में, मतलब सॉरी, इन मेडिवल टाइम ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर कोई एक इंसान दूसरे गांव में जा रहा है, ठीक है, मान लो कोई स्ट्रेंजर है और वो अपीयर हो गया किसी भी विलेज में, तो हम उसको क्या बोलते थे, उसको फॉरेनर बोल देते थे, ठीक है। just who was not a part of that society और कल्चर, वो उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उस सोसाइटी के जो कल्चर है उससे बिलोंग नहीं करता, तो उसको क्या बोल देते थे, फॉरेनर। अब मान लीजिए जैसे कोई आगरा से दिल्ली जाए, ठीक है, सो उस इंसान को जो दिल्ली वाले होंगे वो क्या बोलेंगे, फॉरेनर है भाई ये तो, ठीक है। सो वही चीज पहले होती थी, बट अब क्या है, अब तो चीजें बदल गई हैं। अब फॉरेनर का मतलब क्या है कि जो नॉन इंडियन है, जो इंडियन नहीं है और वो हमारे देश में आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका कल्चर डिफरेंट है, उसकी जो सोसाइटी है वो डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज डिफरेंट होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे फॉरेनर, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स व्हिच वर बीइंग यूज्ड इन लाइक पास्ट एंड the words which are being used in the present, ठीक है। words same है but they have a different meaning, okay। so in Hindi जो term है परदेसी might be used to describe such a person in Persian, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना, आपने लोग आप सुना होगा परदेसी, तो परदेसी किस लिए यूज हुआ जाता था, कि जो इंसान को जानते नहीं है, किसी और देश का है, उसके लिए, ओके। जैसे अजनबी भी है। so now a city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two peasants living in the same village, अगर दो लोग एक सेम विलेज में रह रहे हैं तो वो फॉरेनर्स नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं, जान पहचान है उनकी, एंड इवन दो दे मे हैव had different religious और caste background, अब चाहे उनका जो religious और caste background है वो भी different हो, but they know each other, so that person is not ajnabi, ठीक है, he is not a foreigner for them. Now historians and their sources. अब historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. अब historians क्या कहते हैं कि उनके पास they use different types of sources, वो उनकी अलग अलग sources हैं कि जो past था उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है, और वो depend करता है upon the period कि उस प्रकार, मतलब किस प्रकार की studies थी, क्या चीजें थी। तो last year for example you read that the rulers of Gupta dynasty, ठीक है, and Harshvardhana. In this book we will read about the following 1000 years from 700 to 750. तो अब 1750, तो अब क्या था कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था, पर अब इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, अब इस बुक में हम पढ़ेंगे करीब 1000 साल का जो बीच का जो टाइम है, हम उसको पढ़ेंगे, करीब 700 से लेकर 1750 तक की जितनी भी जर्नी है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। सो यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय द हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, ओके। सो दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, textual records for information, but there is also considerable discontinuity, okay, because the number and the variety of textual records increased dramatically during this period, so they slowly displaced other types of available information. Through this period paper gradually become cheaper and more valuable. अब क्या हुआ कि देखिए, हम लोग जो पहले एंशियंट हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन ली गई थी, ठीक है, जो हिस्टोरियंस है उनके द्वारा, उनकी स्टडी के द्वारा जो मतलब जो इतनी इंफॉर्मेशन ली गई थी, तो वो इंफॉर्मेशन ली गई थी कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्चर से, ठीक है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड से, इन सारी चीजों से इंफॉर्मेशन ली गई, ठीक है। एंड वही जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इन बुक्स में लाई गई है, ताकि हम लोग भी अपने पास्ट के बारे में जान सके, ठीक है। तो अर्लियर वी हैव लाइक कवर्ड ऑल द एंशियंट हिस्ट्री पार्ट, एंड इसमें हम मेडिवल के बारे में बात करेंगे, तो चीजें किस प्रकार से बदली थी ये हम जानेंगे। तो इस युग में क्या हुआ, जो नंबर थे, जो वैरायटी थी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की, वो बढ़ती गई, ठीक है, वो ड्रामेटिकली बढ़ती गई इस समय में, इस पीरियड में, और वो स्लोली डिस्प्लेस कर रही थी बाकी सारे टाइप के अवेलेबल इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो इस पीरियड में क्या हुआ, जो आपका पेपर था, ठीक है, दैट बिकेम चीपर एंड इट बिकेम मोर वैल्यूएबल, okay, so paper in this century was very well valuable also,
ठीक है, एंड इट वाज वाइडली अवेलेबल आल्सो, मतलब बहुत ढंग आराम से मिल सकता था, चीप था, तो इस वजह से क्या हुआ कि ज्यादा टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स हम लोगों को देखने को मिले. सो पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट. अब लोग क्या करते थे, अगर वो पेपर वगैरह का यूज करते थे तो क्या उसमें क्या लिखते थे, वो होली टेक्स्ट लिखते थे. ठीक है, जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स हैं, लेटर्स हैं, टीचिंग्स हैं सेंट्स की, ठीक है, पेटिशंस हैं, ज्यूडिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, एंड फॉर रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, जो भी मतलब जो मुनीम वगैरह उसमें सारे अकाउंट्स और टैक्सेस वगैरह ये सारी चीजें लिखते थे. तो manuscripts, they were also collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples, and they were placed in libraries and archives. ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें थी इनको क्या बोलते थे, आर्काइव्स बोलते थे. जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह थी which were being collected by the wealthy people, ठीक है, जो रूलर्स थे, मोनेस्ट्रीज थी, ठीक है, टेम्पल्स थे, तो इनको क्या कर दिया गया था, they were being placed in the libraries, ठीक है, एंड आर्काइव्स. सो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन, हम लोगों को काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हिस्टोरियंस के बारे में. ठीक है, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज. इनको यूज करना भी डिफिकल्ट है बिकॉज देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज. सो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्यूस्क्रिप्ट बाय हैंड. अब क्या होता था कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, ठीक है, कि चीजें प्रिंट हो सके आसानी से, बट नहीं, उस टाइम पे लोग फिर क्या करते थे, उस टाइम पे दे यूज्ड टू स्क्राइब्स. ठीक है, जो स्क्राइब्स होते थे ना, सो स्क्राइब्स यूज्ड टू copied manuscript by hand, by their own hand they have to copy each and everything. So if you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. अगर आप लोग मान लीजिए कि कभी हम लोगों को स्कूल में क्या होता था कि अगर एक दिन की छुट्टी हो गई, ठीक है, एंड यू वर एब्सेंट ऑन वन डे और बहुत सारा होमवर्क करा दिया गया, बहुत सारा होमवर्क दिया गया, बहुत सारा क्लास वर्क करा दिया गया. अब क्या हो गया, आपके लिए वो क्लास वर्क आपको करना है. ठीक है, तो वो क्लास वर्क आप क्या करते थे कि अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल करके या उसकी नोटबुक लेके यू हैव टू कॉपी द होल क्लास वर्क. तो वही चीज है, जो अगर उस टाइम में देखा जाए कि सारी चीजें कॉपी करनी पड़ती थी, ठीक है, हमें तो सिर्फ एक होमवर्क कॉपी करना पड़ा और उसमें भी हमारे हाथ बहुत दुख जाते थे और हम सोचते थे कि इतना सारा क्लास वर्क कैसे है. तो सोचिए उन लोगों को कितनी सारी चीजें कॉपी करनी पड़ी होंगी. सो इट्स नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज दो. सो समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंडराइटिंग एंड are forced to guess what is written. अब क्या होता था कि कभी कभी क्या कि हमारे जो फ्रेंड है उसकी हैंडराइटिंग अगर खराब है या बहुत ज्यादा अच्छी है तो हम समझ सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा खराब है तो हम लोग नहीं समझ पाते थे. तो यूज्ड टू गेस कि ये क्या क्या लिखा होगा यहाँ पे. तो as a result there are small but significant difference in your copy of your friend's work. ठीक है, तो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है which have been copying is somewhat similar. ठीक है, तो उनमें भी similar चीजें आपको देखने को मिलेंगी. As scribes copied manuscript, they also introduce small changes. ठीक है, a word here, a sentence there. ठीक है, क्योंकि अब उनको कैस करना पड़ता था कि मान लीजिए कि उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी और उन्हें कॉपी करना है, तो वो क्या करते थे, वो जोड़ ताड़ करके मतलब कोई सेंटेंस, कोई वर्ड मतलब अपने आप से गैस करके वहां पर डाल दिया. तो दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्यूस्क्रिप्ट्स of the same text became substantially different from one another. So this is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. अब ये थोड़ी serious problem है because आजकल we don't find the original manuscript. ठीक है, जो author की original manuscript है, it wasn't available. So we are totally dependent upon the copies made by later scribes. अब हम किस पे dependent हैं? हम dependent हैं उन copies पे जो कि later which were being made by your scribes. So as a result, जो historians थे, they have to read different manuscript versions of the same text ताकि वो guess कर सके कि author ने originally लिखा क्या है, what has been written by him. Okay, so on occasion authors revised their chronicles at different times. और जो 14th century में जो chronicle थे आपके जियाउद्दीन बरानी, ठीक है, who wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. ठीक है, तो पहला उन्होंने लिखा था 1356 में, ठीक है, 1356 में, और जो दूसरा वर्जन लिखा वो करीब 2 साल बाद लिखा.
ठीक है. So the two differ from each other, but the historians did not know about the existence of the first version until the 1960. अब क्या था कि जो historians थे, they don't know कि मतलब ऐसा जो first text है, जो first उन्होंने वो लिखा है, वो exist करता भी है या नहीं. ठीक है. So it remained lost in the large library collection. Now न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं. अब ये जो स्टडी है 1000 इयर्स की, जो कि करीब हमें 700 से 1750 तक की जो एक जर्नी है जो हम पढ़ेंगे, इट्स अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट जो कि इस समय में हुआ. अब देखिए 700 से लेकर 1750 तक के बीच में अगर हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो सोचिए कि हिस्टोरियंस के लिए कितना मुश्किल होगा, बिकॉज इस समय में कितने सारे डेवलपमेंट हुए होंगे, कितनी सारी चीजें बदली होंगी इस पर्टिकुलर पीरियड में. अब अगर माने हम 2020 में हैं और आज से अगर हम लोग 20 साल पहले चले जाएं, 2000 के बीच का जितना भी टाइम है हम देखें तो कितनी सारी चीजें डेवलप्ड हुई हैं. ठीक है. तो अगर आप एक एक चीज को देखेंगे, समझेंगे, तो हमारे लिए भी इट इज वेरी डिफिकल्ट. Okay, so at different moments in this period, new technologies made their appearance. अब क्या था कि इस पूरे पीरियड में क्या था कि नई नई टेक्नोलॉजी जो थी वो नई नई टेक्नोलॉजी बनाई गई, जैसे कि लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन. अब इरिगेशन प्रोसेस के लिए पर्शियन व्हील यूज होता था. ठीक है. इट वाज अ स्पिनिंग व्हील, ठीक है, which was being used in weaving also, and firearms in the combat. So new food और beverages थे, ठीक है, वो भी आए सब कॉन्टिनेंट में, जैसे पोटैटोज आए, कॉर्न आए, चिली है, ठीक है, आपकी टी है, कॉफी है. So for your kind information, जो कि आलू आप लोग रोजमर्रा में खाते हैं, ठीक है, जो कॉर्न है, मकई है, ठीक है, जो चिलीज है, ठीक है, जो आपकी मिर्च है, चाय पत्ती है, कॉफी है, वो हमारी नहीं थी, वो बाहर से आई थी. ठीक है. So it was just like कि हमारे लिए नई चीजें थी, जो नई नई चीजें अपीयर हुई हमारे सामने. And remember that all these innovations and new technologies and crops came along with the people. अब जैसे जैसे लोग यहाँ पर आए, वो अपनी अपनी चीजें यहाँ पर लेके आए. ठीक है. अपनी अपनी चीजें उन्होंने इंट्रोड्यूस करी, यहाँ पे लोगों को बेची होंगी, लोगों ने ट्राई करी होंगी, है ना. और आज हमारे यहाँ जो ये सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉफी जितने भी मतलब स्टूडेंट्स होंगे वो कॉफी बहुत पीते हैं. ठीक है. हमारे यहाँ चाय, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चाय के बिना लोगों का दिन नहीं होता है. तो these were things जो कि काफी टाइम पहले आई थी, लोगों के साथ आई थी. ठीक है. ये हमारे यहाँ नहीं होती थी और आज वो हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है. So as a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. तो ये पीरियड कैसा था? ये पीरियड था एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल चेंजेस का दौर था ये पूरा. ठीक है. तो अब आगे जाके you will learn about some of these changes. हम चैप्टर 5 में, 6 में और 7 में देखेंगे और बहुत सारे चेंजेस जो कि इस समय के दौरान हुए. ठीक है. So this was a period of great mobility. ये पीरियड कैसा था? ये पीरियड था ग्रेट मोबिलिटी का. ग्रुप थे, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि who have traveled long distances in search of opportunity. So the subcontinent held immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. So one group of people who became important in this period were the Rajput. अब इस पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन थे? वो थे राजपूत. ठीक है. और ये जो राजपूत जो नेम है वो डिराइव हुआ है आपका राजपुत्रा से. ठीक है. तो यानी कि जो सन होता है रूलर का, ठीक है, राजपुत्रा बोलते हैं जिसे, तो वहीं से ये वर्ड निकल के आ गया आपका राजपूत. सो बिटवीन द 8th and the 14th century, अब 8वीं से 14वीं शती जो वो थी सेंचुरी थी, तो उस टर्म में जो रूलर्स थे, ठीक है, द टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स जिनको हम क्षत्रिय बोलते थे. ठीक है. जैसे जो क्षत्रिय वगैरह होते, जो कौरव थे, दे वर आल्सो क्षत्रिय. तो जो हमारी 8th से लेकर 14th सेंचुरी में जब ये टर्म यूज होता है राजपूत, ठीक है, तो इट वाज जनरली फॉर अ ग्रुप. ठीक है. और वो ग्रुप होता था वॉरियर्स का जो कि क्लेम करते थे कि वो क्षत्रिय कास्ट स्टेटस के हैं, वो क्षत्रिय हैं. ठीक है. सो राजपूत वर बेसिकली क्षत्रियास. ओके. सो द टर्म इंक्लूडेड
not just for rulers and kaftan, they were, but also for soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. अब ये जो टर्म था ये सिर्फ रूलर्स वगैरह के लिए यूज नहीं होता था, ये सोल्जर्स भी होते थे, कमांडर्स भी होते थे, जो कि आर्मीज में, जो बड़ी बड़ी राजाओं की आर्मीज होती थी, ठीक है, उनमें सर्व करते थे. सो नाउ a chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. ठीक है, अब क्या था कि मतलब जो राजपूत थे, ठीक है, तो उनकी जितनी भी क्वालिटीज वगैरह होती थी, जितनी भी सारी चीजें होती थी, तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब करी जाती थी पोएट्स के द्वारा, ठीक है. एंड अदर ग्रुप्स, जैसे कि अब बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे लोगों के, जैसे कि मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम थे, कायस्थ थे. तो ये क्या थी, ये सारी दे वर अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड secretaries, ठीक है, which is also used the opportunities of age to become politically important. Okay, now throughout this period there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture. अब इस पीरियड में क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर करना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, और जो एक्सटेंशन ऑफ इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक चेंज आया, ठीक है, इट वाज अ चेंज, इट वाज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स. तो चेंजेस इन द हैबिटेट, अब क्या हो रहा था कि इनकी हैबिटेट में हो रहा था चेंज, which posed many forest dwellers to migrate. अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए फॉरेस्ट क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है, और जो there is an extension of agriculture, तो क्या होगा, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको मतलब छोड़ना पड़ेगा, उनको माइग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि वही जो जगह है उस वही उनका हैबिटेट है, और उनका हैबिटेट ही उनसे छीन लिया जाएगा तो उनको माइग्रेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है. सो अदर्स स्टार्टेड टिलिंग द लैंड and became peasants. Okay, and these new peasants group gradually began to influence by regional markets, ठीक है, कफ्तान priest और आपके monasteries, temples, so they became a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to the local lords. तो as a result significant और economic social difference यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है, which were emerged among the peasants, and some possesses more productive land, ठीक है, and other also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the लीन सीजन. अब क्या होता था कि इन लोगों ने धीरे धीरे ना क्या करा, अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, तो दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. अब ये पार्ट बन चुके थे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का, ठीक है, जहां पे दे यूज्ड टू रिक्वायर टू पे टैक्सेस, ठीक है, ऑफर करते थे गुड्स को, सर्विसेज को, लोकल लॉर्ड्स को, ठीक है. तो ये क्या था, एज अ रिजल्ट जो सिग्निफिकेंट और इकोनॉमिक डिफरेंस, सोशल डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिला, ठीक है, पीजेंट्स में, जो कि फिर वो लोग मतलब दे यूज्ड टू पोजेस्ड विद मोर प्रोडक्टिव लैंड, ठीक है. अब ये लोग कैटल भी इन्होंने स्टार्ट रखना शुरू कर दिया, ठीक है, एंड दे यूज्ड टू लाइक दे कंबाइंड विद द आर्टिसनल वर्क आल्सो, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में भी काफी ज्यादा घुस चुके थे. तो एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, अब क्या हो रहा था, यहाँ पे सोसाइटी धीरे धीरे बदल रही थी, लोग बदल रहे थे, ठीक है. तो यहाँ पर पीपल वो ग्रुप्ड इनटू जातीज. अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जातिवाद स्टार्ट हो गया, यहाँ पे जातियों में लोगों को बांट दिया गया, ठीक है, और बोल सकते हैं हम लोग सब कास्ट में, ठीक है, विच इज बीइंग रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड. अब ये इनकी जो ऑक्यूपेशन है, इनका जो बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से इनको जाति दी गई, ठीक है, सब लोग जातियों में डिवाइड कर दिए गए लोगों को. तो रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली. अब ऐसी जो ये रैंक्स थी ये फिक्स नहीं थी परमानेंटली, एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, ठीक है. अब ये मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर रही थी कि पावर के बेसिस पे, इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेसिस पे, which is being controlled by the members of the jati. So the status of the same jati could vary from area to area. ठीक है, अगर मतलब स्टेटस एक ही सेम जाति की बात करें तो वो एरिया टू एरिया वेराई करता था. So these जातिज वो फ्रेम their own rules and regulation. अब इन जातियों के क्या था, जो जाति बनी थी इनके अपने खुद के रूल्स थे, regulations थे, और ये they used to manage the conduct of their members. Okay, so these regulations were enforced by an assembly of elders described in this in some areas as jati panchayat. और ये जो जातिज थी, the jatis were also required to follow the rules of their villages. Okay, so several villages were governed by a kaftan. So together there were
only one small unit of a state. ठीक है, but they were divided in जातीज. ठीक है, जाति में डिफाइन कर दिया गया था उनके बैकग्राउंड पे, उनकी ऑक्यूपेशन पे. ठीक है, और जो रैंक थी वो ऐसी कोई फिक्स नहीं थी, पर वो मतलब कैसे मतलब उनमें कैसे डिफरेंस देखने को मिला आपको कि पावर के बेसिस पे, ठीक है, इन्फ्लुएंस के बेसिस पे, जिसकी ज्यादा पावर है, इन्फ्लुएंस है, रिसोर्स है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जातियों का भी एक वैराइड रूप देखने को मिला. ठीक है, एंड दीज जातीज वर फ्रेम्ड, मतलब इन लोगों ने अपनी जो लोग थे, इन लोगों ने जो अपनी अलग अलग जाति बनाई थी, उनके अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए थे. ठीक है, और ये अपने आप से मैनेज करते थे अपने जितने भी मेंबर्स होते थे. तो इनके जो रेगुलेशन थे इनको एनफोर्स किया जाता था असेंबली के जो एल्डर्स होते थे उनके द्वारा, जैसे कि आपकी जाति पंचायत वगैरह होती थी. ठीक है, और ये जो जाति थी ये रिक्वायर नहीं कर, मतलब दे यूज टू रिक्वायर टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज. अब विलेज के रूल तो दे यूज टू फॉलो दैट. ओके, सो सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ प्लान एंड टुगेदर दे वर only one small unit of state. Now, region and empire के बारे में बात करते हैं. तो large states like those of Cholas, ठीक है, Cholas के बारे में हम चैप्टर 2 में देखेंगे, फिर तुगलक्स हैं चैप्टर 3 में, और मुगल्स हैं चैप्टर 4 में, which encompass many regions also. So संस्कृत प्रशस्ति, ठीक है, जो कि हमें चैप्टर 2 में देखने को मिलेगी. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति, मतलब जिसमें इट इज बीन प्रेजिंग दी दिल्ली सुल्तान जो गियासुद्दीन बलबन थे. ठीक है, ये करीब 1200 he came here in 1266-1287, who explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal, ठीक है, in the east, Bengal Gora, in the east to Ghazni, ठीक है, which was Gajna, ठीक है, in Afghanistan, in the west, and included all the South India. ठीक है, यानी कि द्रविड़ा. So the people of different regions, Gora, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, apparently fled before his armies. Okay, so now जो historians थे आपके, historians regard these as exaggerated claims of conquest. ठीक है, so at the same time they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of subcontinent. ठीक है, तो by 700 many regions already possess distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. अब 700 मतलब 700 से क्या हुआ था कि बहुत सारे regions थे वो already processed, मतलब वो ऑलरेडी मतलब वहां पर डिवीजन हो चुका था, चाहे वो ज्योग्राफिकल डायमेंशंस हो, ठीक है, चाहे उनके लोगों की लैंग्वेजेस हो, चाहे उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो. ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. एंड दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज. अब यहाँ पे जो डायनेस्टीज थी वो भी अलग अलग हो गई थी. ठीक है, और उनको स्पेसिफाई भी किया जाता था रूलिंग डायनेस्टीज के द्वारा. सो देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स. अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत था, और ओकेजनली जो डायनेस्टीज थी जैसे कि चोला है, खलजीज है, तुगलक्स है, मुगल है, दे वर able to build an empire that was a pan regional. ठीक है, तो spanning diverse region, not all these empires were equally stable or successful. अब देखिए ये जितने भी empires थे ना, ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे stable थे, सारे successful थे. कोई बहुत ज्यादा successful था तो कोई बहुत ज्यादा निचले स्तर पे था, जो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे. ठीक है, सो कंपेयर फॉर एग्जाम्पल लाइक, अब हम टेबल 1 टेबल, so here you can see कि जो comparison है, for example table 1 जो कि हमको देखने को मिलेगी चैप्टर 3 और 4 में, what was the duration of rule of खलजी and मुगल dynasties. so जो मुगल empire था वो decline हो गया था आपका 18th century में. ठीक है, तो it led to the re-emergence of regional states, but years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. तो करीब आपकी 18th सेंचुरी में जो मुगल एम्पायर था वो पूरा का पूरा डिक्लाइन हो चुका था. ठीक है, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट जो रीजन्स थे, दे वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम. Okay, so this was apparent in the emergence of many distinct and shared traditions in the realms of governance and the management of the economy. Now, through the 1000 years between, अब करीब 700 से 1750 के जो जितने भी the character of different regions जो थे, ठीक है, they did not grow in isolation. So these regions felt the impact of larger pan-regional forces and of integration without ever quite losing their
distinctiveness. Now ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में हम बात करेंगे, तो जो करीब ये इतने जो हजारों साल के जो हिस्ट्री है हमारी, इट वाज बीन लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस्ड मेजर डेवलपमेंट्स, ठीक है, जो देखने को मिले रिलीजन्स में, ठीक है, रिलीजियस ट्रेडिशंस में. तो पीपल यूज्ड टू बिलीव, द पीपल्स बिलीव इन डिवाइन was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. So collective belief in a supernatural agency, ठीक है, जैसे कि रिलीजन हो गया वो, ठीक है, was often closely connected with the social and economic organization of local communities also. So as the social world of these groups altered, so did their belief also. अब क्या था कि धीरे धीरे लोगों का जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा था, उनकी जो बिलीव्स थी वो उसी हिसाब से मतलब और ज्यादा पर्सनल होती जा रही थी, ठीक है. अब दे यूज्ड टू बिलीव इन अ सुपरनैचुरल एजेंसी, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है, एंड दैट वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज. अब ये किससे कनेक्टेड थे? ये कनेक्टेड थे विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ अ लोकल कम्युनिटी. तो करीब as the social world of these groups that was being altered, ठीक है, जैसे जैसे उनकी बिलीव्स ऑल्टर होती जा रही थी, उसी उसी हिसाब से उनकी सारी चीजें भी ऑल्टर होता मतलब जो सोशल वर्ल्ड था वो भी ऑल्टर हो रहा था. तो इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड के इंपॉर्टेंट चेंजेस आकर हुए थे हिंदुइज्म में, ठीक है. हिंदुइज्म बोलते हैं जैसे बहुत सारे चेंजेस, जैसे हिंदुत्व का हम ज्यादा अगर हिंदूज हैं तो वो हिंदुइज्म को फॉलो करेंगे, तो उसी हिसाब से चीजें थी कि जैसे जैसे लोग थोड़े पर्सनल अपने उसमें होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चीजें भी थोड़ी चीजें बदलती जा रही थी. सो दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंट ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है, जो प्रीस्ट वगैरह थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी सोसाइटी में, ठीक है, बिकॉज दैट वाज द डोमिनेंट ग्रुप सोसाइटी में. मतलब कोई भी चीज हो रही है, कोई भी पूजा वगैरह होती है, तो सारा चीजें ब्राह्मण से पूछते हैं. कोई भी नया स्टेप लेते हैं तो आपको एक प्रीस्ट को पूछना ही पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमने उन्हें इंपॉर्टेंस दे रखी है. ओके, so the knowledge of Sanskrit text earned the Brahmanas a lot of respect in society. अब क्यों उन्होंने इतनी सारी रिस्पेक्ट बटोरी? क्योंकि उनकी जो नॉलेज थी, ठीक है, जो नॉलेज थी उनकी संस्कृत टेक्स्ट के मतलब ऊपर, ठीक है, और ब्राह्मणों को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई सोसाइटी में, बिकॉज देयर वर ऑलवेज बीन लाइक, ऐसा माना जाता था कि उनको उनमें कितना ज्यादा लोगों को विश्वास था कि जो भी चीज वो हमें बताएंगे वो सही बताएंगे, ठीक है. सो their dominant position was consolidated by the support of their patrons and new followers searching for the prestige. अब इनकी जो जैसे देखिए, हम किसी को भी हमें अगर ऊपर चढ़ाना हो तो उनके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ते जाएं, तो लोग फॉलो करते जा रहे थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है. they used to support of their patrons, तो उनके नए नए जो भी रूलर्स वगैरह थे वो सारे मतलब जो ब्राह्मण्स थे उनकी जो एक पर्टिकुलर पोजीशन थी उनकी रिस्पेक्ट करते थे उनकी नॉलेज की वजह से. सो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ इंडिया आइडिया ऑफ भक्ति, ठीक है. अब लोग यहाँ पर भक्ति करना शुरू कर दिया था, यानी कि उनके अपने अपने वो डाइटीज वगैरह थे, अपने आराध्य थे, उन्हें अपने आराध्यों की पूजा करना, ठीक है, ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और इलैबोरेट रिचुअल्स. अब यहाँ पे क्या था कि भक्ति में क्या था कि भाई कोई यज्ञ करना है कि कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं था. वो अपने जो आराध्य था, जिसकी भी पूजा करते थे, जैसे कृष्ण जी से लोग बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं. जब भी कोई इंसान भक्ति करता है, पूजा करता है, तो वो अपने आप में खो जाता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हम भगवान से एक्चुअल में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. सो भक्ति का जो एक आइडिया था वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था. तो दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट. अब क्या था यहाँ पे, नए रिलीजन भी सबकॉन्टिनेंट में, मतलब महाद्वीप में हमने बहुत नए नए रिलीजन देखने को मिले हमें, जैसे कि मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट्स थे, दे वर फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान. अब जो इंडिया में जो कुरान थी, कुरान की जो मतलब कुरान का जो जिक्र था वो 7th सेंचुरी में आ गया था. तो मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज द होली बुक. अब मुस्लिम्स के द्वारा मतलब ये कहा जाता है कि जो उनकी कुरान है, इट्स एन होली बुक एंड इट एक्सेप्ट्स द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड, यानी कि अल्लाह, ठीक है. सो हुज लव, mercy and bounty embrace all
those who believe in him without regard to social background. जब जैसे कि ये बिल्कुल सेम है, जैसे हम किसी अपने आराध्या में विश्वास रखते हैं, अपने किसी भगवान में विश्वास रखते हैं, वही चीज थी, वही चीज कुरान में कही गई. इट वॉज एन होली बुक जिसमें ये माना जाता है कि जो भगवान थे वो यहाँ पर जो होली बुक थी कुरान की, ठीक है, उसकी कुछ टीचिंग्स उन लोगों ने शेयर करी, बताया कि कुरान में मेंशन है कि जो भगवान है वो सिर्फ एक है, ठीक है, और वो अल्लाह है, और वो अपनी जितनी भी कृपा है, जो भी उनमें विश्वास रखता है उस पर बनाते हैं, ठीक है. एंड वो इस चीज से बिल्कुल भी मतलब उनको कोई वो नहीं है कि आप किस सोशल बैकग्राउंड के हो, ठीक है, और उन्हें फॉलो करते हो, उनमें फेथ रखते हो, ठीक है. तो भगवान कभी भी किसी का सोशल बैकग्राउंड नहीं देखता है. वो ये नहीं देखता कि कौन रिच है, कौन पुअर है, ठीक है, कौन किस जाति से बिलोंग करता है, कौन हिंदू है तो कौन मुस्लिम है. सो नाउ बहुत सारे रूलर्स थे, वो द पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा, ठीक है. और जैसे कि हमारे हिंदुइज्म में था, ठीक है, इस्लाम वाज आल्सो इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स, ठीक है. मतलब उसको जैसे हम हिंदुइज्म में बोलते हैं कि हम अपनी तरीके से हमारे जो रिलीजन है उसको हम खुद से इंटरप्रेट करते हैं, उसके कई सारे वेज हैं, हमारे भगवान को पूजने के भी कई सारे वेज हैं, भगवान की वर्शिप करने के भी. उसी प्रकार से जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो भी इस्लाम को डिफरेंट वैरायटी में, डिफरेंट वेज में उसको इंटरप्रेट करते थे. तो यहाँ पर अब शिया मुस्लिम होते हैं. जो शिया मुस्लिम थे वो जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके जो दामाद थे, जो उनके सन इन लॉ थे अली, ठीक है, ही वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है. तो वो उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें बिलीव रखते थे, ठीक है. यही बात करेंगे हम सुन्नी मुस्लिम्स की. तो सुन्नी मुस्लिम्स वर द वंस जो कि एक्सेप्ट करते थे अथॉरिटी को, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स, ठीक है, जो उनके पहले लीडर्स थे, जो उनके खलीफास थे, ठीक है, खलीफास थे उनकी कम्युनिटी के, एंड द सक्सीडिंग खलीफास, तो वो उनमें विश्वास रखते थे. तो दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन शिया एंड सुन्नी. सो नाउ there were other important differences between the various schools of law, ठीक है. अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ और important differences थे, ठीक है, between the various schools, ठीक है, schools of law के, जैसे आपका हनाफी और शाफी था, ठीक है, mainly in India. Now and in theology and mystic tradition. तो ये हमने अब यहाँ तक 7th century तक हमने एक नया रिलीजन देखने को हमें मिला, ठीक है, जो कि इंडिया में आ चुका था. Unlike then our Hinduism, it was Islam. And जो इस्लाम के फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो किस प्रकार थे कि शिया थे और सुन्नी फॉलोअर्स थे, ठीक है. शिया किस में बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ थे अली थे, उनमें बिलीव करते थे. ही वाज अ लेजिटिमेट लीडर, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे. और वही सुन्नी बिलीव करते थे अथॉरिटी में, अथॉरिटी जो कि उनके जो अर्ली लीडर्स थे, जो खलीफास थे उनकी कम्युनिटी के, उनमें बिलीव करते थे वो. सो नाउ thinking about the time and historical periods. Now जो historians थे, they were like they do not see time just as passing of hours, ठीक है, days or years as a clock or a calendar. Time also reflects the changes in social and economic organization and in the persistence and transformation of ideas and beliefs. अब देखिए समय के साथ साथ चीजें बदल रही थी, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है. अगर हम देखें कि 700 से मतलब 700 ईस्वी से लेकर 1750 तक जो हमें डिफरेंसेस हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि हुए, कितने सारे डेवलपमेंट हुए. जब हमने मैप का ही एक एग्जांपल देखा था कि पहले जो मैप था 1154 में जो अल इदरीसी ने जो मैप बनाया था, उसमें कितना मतलब डिफरेंस था, उसमें कितना कमी थी चीजों की, ठीक है. वही जब वो मैप आपका 1700 में बना, ठीक है, जो कि एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया, तो उसमें हमें कितना मतलब परफेक्शन दिखा, ठीक है. और आज जो हम अपना मैप देखेंगे उसमें काफी अंतर है, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें, बहुत डिफरेंसेस आ गए. तो उसी समय से क्या है कि समय बीतता गया, नई नई चीजें आती गई, चाहे वो आपकी सोशल बैकग्राउंड में हो के सोशली चीजें बदली हैं और कल्चर वे में बदली हैं, इकोनॉमिक वे में बदली है. तो कोई भी चीज हो, बट लोगों की मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आइडियाज में, बिलीफ्स में, वो सारी चीजें धीरे धीरे बदलती गई हैं. तो स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समवट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू द लार्ज सेगमेंट्स, ठीक है, जैसे कि पीरियड्स हैं दैट possesses shared characteristics. तो इन द मिडल ऑफ द 19th century जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, उन्होंने डिवाइड किया हिस्ट्री को ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. कैसे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है. तो ये कब हुआ? जो मिडिल था आपका 19th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिवाइड कर दिया इंडिया की
हिस्ट्री को उन्होंने डिवाइड किया उसको 3 पीरियड्स में। एक तो उन्होंने हिंदू बोल दिया, दूसरा मुस्लिम बोल दिया, फिर ब्रिटिश बोल दिया। तो ये डिवीजन कैसा था? ये डिवीजन बेस्ड था उस आइडिया पे दैट द रिलीजन ऑफ रूलर्स वाज द ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज। अब इसमें क्या दिखाया गया कि ये पूरा जो डिवीजन था उनको उन्होंने इस चीज में बताया कि जो आइडिया था ये था कि जो रिलीजन था रूलर्स का वही सिर्फ एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज था। दैट वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं देखने को मिले, चाहे वो आपकी इकोनॉमी में हो, सोसाइटी में हो, कल्चर में हो। सो सच अ डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। अब ये जो डिवीजन था इसमें मतलब इग्नोरेंस भी दिखाई गई कि जो रिच डाइवर्सिटी थी हमारे सब कॉन्टिनेंट की उसकी तरफ भी एक इग्नोरेंस चीज दिखाई गई। सो फ्यू historians follow the periodization today. So most look to the economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past, and the histories you read last year included a wide range of अर्ली सोसाइटीज, हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स। ठीक है, मतलब आपने देखा ना कि हम जब शुरुआत करी थी 6th स्टैंडर्ड की बुक से, ठीक है, तो उसमें जब हमने शुरुआत करी थी तो जो अर्ली पीपल थे वो लाइक जो अर्ली सोसाइटी थी वहां पे लोग हंटर्स थे, गैदरर्स थे। धीरे धीरे अर्ली फार्मर्स बने, उन्होंने चीजें मतलब उगाना शुरू किया, फिर वो लोग टाउन्स में रहने लगे, विलेजेस बने, फिर एम्पायर्स बने, ठीक है, फिर किंगडम्स बने। तो ये जो हिस्ट्री है, ठीक है, और आगे भी जब हम मेडिवल को और ज्यादा पढ़ेंगे तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीसेंट सोसाइटीज, जो राइज है आपका रीजनल और इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन का, समटाइम्स एट द कॉस्ट ऑफ पेस्ट्रल एंड फॉरेस्ट पीपल। जो डेवलपमेंट है हिंदुइज्म और इस्लाम का एज मेजर रिलीजन्स एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, इन सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से कैसे कैसे चेंजेस आए। एंड इट वाज नॉट ओनली बेस्ड ऑन कि जो रूलर का रिलीजन है वही नहीं था, सोसाइटी में बहुत सारे इकोनॉमिकली बहुत सारी चीजों में अंतर आए गए। ठीक है, एंड दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज, काफी ज्यादा चेंज देखने को हमें मिले। आफ्टर ऑल जो 16th और 18th सेंचुरी है, दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th एंड द 11th वन। ठीक है, बिल्कुल जब हम 16th और 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो उससे जो हमारी 11th और 8th सेंचुरी थी वो काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था 18th सेंचुरी तक। सो देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। मोरओवर जो हमारा मेडिवल पीरियड है इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। तो जो मॉडर्निटी थी वो कैरी करती थी विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। तो दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट जो मेडिवल पीरियड था हमारा वो दैट वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स we know this what not the case। ठीक है, बट ड्यूरिंग दीज 1000 years जो सोसाइटी थी, हमारी सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म ऑफन इन इकोनॉमिक ऑल्सो, इकोनॉमिक चीजें मतलब इकोनॉमी में भी चेंज आया। ठीक है, और सेवरल रीजन्स में भी चेंज आया। सेवरल रीजन्स रीच्ड अ लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत जो मतलब कुछ रीजन्स थे वो बहुत ज्यादा रिच हो चुके थे, एंड दे अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। अब देखिए जो मतलब हमारे जो एरिया था सब कॉन्टिनेंट, वहां पे क्या था कि धीरे धीरे जो रीजन्स थे, ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिच होते जा रहे थे, प्रोस्पेरिटी आ रही थी। तो वही चीज जो थी, वही चीज जो हमारी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको अट्रैक्ट करी, उनका इंटरेस्ट ग्रो हुआ। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमारी चीजें, हमारे जो कॉन्सेप्ट है इस चीज पे वो और क्लियर होते जाएंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार के कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए थे, कौन कौन आया था, किस किस ने हमारे देश पर रूल किया है। ठीक है, और किस प्रकार से हमारे जो इंडिया है उसका इतना वास्ट कल्चर है, वो कल्चर कैसे अब तक मतलब अब तक का जो सफर था, डेवलपमेंट था, वो किस प्रकार हुआ है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सो एज यू रीड दिस बुक लुक out for signs of change and historical processes at work। हम जैसे जैसे इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारे जो signs of change है उन सारी चीजों को हम observe करेंगे। ठीक है, and also whenever you can compare that you read in this book with what you read last year, उसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। जो हमने पिछली बुक में पढ़ा था, जो हमने अपनी 6th स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ा था, उस बुक से इस 7th की बुक में हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए पिछली पहले की बुक्स में हम लोगों ने मैप वगैरह नहीं पढ़े थे, बट हियर वी हैव सॉ द मैप एंड ऑल। सो आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, अब हमें एक नया रिलीजन देखने को मिला, जाति देखने को मिली, तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। इन चीजों को हम आगे
और इस बुक में पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे सारे चेंजेस को. सो लुक आउट फॉर द चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज wherever you can and look at the world around you to see what else have changed or remained the same. ये सारी चीजें हमारी ऑब्जर्वेशन में ही आती है कि कौन कौन सी चीजें अब तक बदली हैं. अगर हम मेडिवल की बात करें या मॉडर्न की भी बात करें या हमारे आजादी से लेकर अब तक का जो सफर है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. ठीक है, अगर हम अपने एक साल की चेंजेस में भी देखें तो 2020 को भी आप देख सकते हैं कि कितना चेंज आया है. ठीक है, सो चेंजेस हमारे समय के साथ साथ आते रहते हैं. सो नाउ गाइज, आपका ये जो चैप्टर था, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 ऑफ 7th स्टैंडर्ड, इट हैज बीन कंप्लीटेड एंड मैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, सेकंड चैप्टर वो कल लेकर आऊंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस एंड अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. वी विल गोना मीट टुमारो विद अनदर चैप्टर. बाय.